दोस्तों, आज की कहानी, आज का सारांश है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद पर हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की बिरह गाथा से निकलकर शीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। बंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसीलिए उन्होंने बंशीधर को धर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही हैं और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। बंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होगी। बंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझें और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फायदा है। बंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते बंशीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर बंशीधर बहुत खुश थे। बंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। बंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने में ही हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर बंशीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बंशीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, यह पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, आलोपी दीन कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, आलोपी दीन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए।
क्योंकि पंडित अलोपीदीन इसी इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित अलोपीदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में आते और अलोपीदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहाँ के एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा इनमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई है। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपीदीन को मिली, वो लिफाफे ओढ़े दरोगा के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे कि गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है? दरोगा बंशीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, आप ही हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते हैं। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। अलोपीदीन ने आगे कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि इधर घाट से जाएं और आपकी सेवा न करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था, लेकिन बंशीधर पर पंडित अलोपीदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए अलोपीदीन की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बबलू सिंह से अलोपीदीन को हिरासत में लेने को कहा। बंशीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बबलू सिंह आदेश पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अपनी नौजवान और माया के मोह माजाल से दूर हैं। पंडित अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं है। अलोपीदीन की अर्जी पर बंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता था। उन्होंने बंशीधर को 1000 रुपए देने की बात कही, लेकिन बंशीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपए देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन की लाख कोशिश करने के बाद भी बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा बंशीधर ने रुपये के प्रति कोई लाभ न दिखाया, कोई लोभ न दिखाया, न तो उन्हें कोई लालच आई। दरोगा बंशीधर ने बबलू सिंह को फिर से आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बबलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वह बेहोश होकर गिर गया। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था
जब पंडित अलोपीदीन को ऐसा सब सहना पड़ रहा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील और उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके यहाँ गुलामी करते थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर बंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा बंशीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से हटा भी दिया गया। यह खबर लिए जब मुंशी बंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात ना मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारे सिर फोड़ दूं। मुंशी बंशीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपीदीन थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता कि हमें भगवान निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामत न समझे, क्योंकि खुशामत करने के लिए मैं इतनी दूर ना आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। बंशीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जती करने आया है, लेकिन उनकी इस बात को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी बंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। बंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपीदीन ने बंशीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात ना सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बंशीधर ने कहा, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने को कहेंगे उसमें कोई गलती ना होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे बंशीधर को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब बंशीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक बंशीधर को सालाना 6,000 रुपये, अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। बंशीधर कांपते हुए शब्दों से बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ है और ना ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके।
ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। बंशीधर की बात सुनकर आलोपी दीन ने बंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना ही किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाए। आलोपी दीन ने बंशीधर के आगे कहा, ज्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर, धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर बंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वह दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है इस कहानी के माध्यम से किसी न किसी की आंखें खुल जाए, उनका ईमान जाग जाए और एक ईमानदार और एक भ्रष्ट युक्त भारत का निर्माण किया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी के साथ अगले वीडियो में।